हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज का विषय है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा जो सार्थक पदों के एक समुच्चयात्मक जो वाक्य में पदांत एवं पद आदि वर्णों का जो सन्निकर्ष रहता है, जिससे कभी कभी उच्चारण आदि में कुछ कठिनता हो जाती है, तब उनमें अनेक प्रकार के जो उच्चारण संबंधी परिवर्तन आ जाते हैं और उच्चारण की ये विशेषताएं दो वर्णों के संयोग तथा दो पदों के संयोग में प्राप्त होती हैं। इन्हें इनके स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत व्याकरण में भी इन उच्चारण संबंधी परिवर्तनों के लिए संधि का विधान किया गया है, जो कि प्राचीन काल में संधि के लिए ही संहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कुछ आचार्य हैं जो उसको संहिता और कुछ आचार्य इसको संधि के नाम से पुकारते हैं। संहिता और संधि में भेद। संहिता और संधि एक ही अर्थ के वाचक हैं, दोनों का अर्थ है मेल, परंतु इन दोनों पदों में प्रयोगगत जो हमें भेद प्राप्त होते हैं। क्या है कि वर्णों का जो अतिशय सन्निकर्ष होता है वही संहिता, और संहिता के फलस्वरूप जो प्राप्त कार्य विकार या उसके फल को संधि कहा जाता है। जैसे संहिता में किसी भी वर्ण में परिवर्तन या विकार के विषय में नहीं कहा गया, यह दोनों पद व्याकरण में विद्यमान दो पृथक विषय ही प्राप्त होते हैं। संहिता वर्णों का जो है वो अव्यवहित रूप से उच्चारण, और संधि वर्ण विकार। संधि प्रकरण के जो सभी सूत्र संहिता के अधिकार में ही आते हैं। संहिता के होने पर ही संधि कार्य होते रहते हैं। संहिता जो है वो पूर्व अवस्था है और संधि इसकी परवर्ती अवस्था। विकार के लिए सन्निकर्ष अत्यंत जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि संहिता में ही संधि का अस्तित्व निहित होता है। प्राचीन कुछ आचार्यों ने इसको संधि और संहिता का जो समानार्थक माना गया है, और पाणिनीय अष्टाध्यायी में भी आचार्य ने संहिता शब्द का ही प्रयोग किया है। उसमें संधि संबंधी सूत्र को उस संहिता अधिकार के अंतर्गत ही पढ़ा है। संधि शब्द के लिए कोई संज्ञा सूत्र नहीं पड़ा है। अतः ऐसे कह सकते हैं कि संहिता अर्थात वर्णों के अतिशय सामीप्य के फलस्वरूप होने वाले जो यण आदि कार्य के लिए जो संधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः संहिता पद दो अर्थों से प्रयुक्त होता है। जैसे हम ऋग्वेद इत्यादि में मंत्रों की संहिता पाठ के लिए तथा काल व्यवधान के बिना वर्णों तथा पदों की जो अत्यधिक सन्निधि के लिए, और संधि केवल जो है वो पदांत व पदादि के मध्य ही नहीं, अपितु जो कि अखंड पद में भी हमने देखने को हमें प्राप्त होती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि रामात, राम धन आत। पदांत व पदादि के मध्य भी वर्णों में विकार ऐसे आता है। संधि करते समय पद या पदों के अर्थ को जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, अपितु वर्णों पर ही वो आधारित होती है। इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि संधि वर्ण विधि के अंतर्गत आती है और संधि संहिता के ऊपर ही आश्रित है। अतः संधि को जानने से पूर्व संहिता के विषय में हमें जानना आवश्यक होता है। संहिता के बारे में अगर हम देखें तो संहिता शब्द जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से, इसमें धा धातु होती है, और निष्ठा इस सूत्र से, निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय, और एक सूत्र आता है दधा तेर ही, दधा तेर ही। इस सूत्र से ध के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा तो संहिता शब्द जो है, और इसमें एक जो स्त्री प्रत्यय अजादष्टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय लगाकर संहिता जो शब्द है वो संपूर्ण होता है, जिसका अर्थ होता है कि समीप में रखा हुआ, या तो फिर इस प्रकार वर्णों के अतिशय समीप में आ जाने के कारण या उनके मेल हो जाने पर संहिता होती है। यथा रामः, जैसे हम राम रामः शब्द पढ़ते हैं, रामः, इस
शब्द में हमें 5 वर्ण प्राप्त होते हैं। एक र, फिर आ, फिर म, फिर अ और विसर्ग। ये 5 वर्ण, इन सभी वर्णों का क्रम से बिना जो व्यवधान के जो हमें ऐसे रामः उच्चारण करने को मिलता है, इस शब्द का जो सम्यक श्रवण ऐसे हमें प्राप्त होता है। अतः राम इस शब्द में जो ये विद्यमान वर्णों के प्रत्येक युग में संहिता है। और फिर हमें दध्यत्र, दध्यत्र एक शब्द प्राप्त होता है कि दध्यत्र ऐसे करके, जिसका दधि धन अत्र ऐसे विच्छेद होता है, दधि धन अत्र, अत्र दधि अत्र। यहाँ पर संहिता करते समय दधि व अत्र इन दोनों पदों में क्या होता है कि मध्य में इको यणची सूत्र से ई को यकार विकार हो गया है। अतः संहिता वर्णों व पदों दोनों के मध्य होती है। और भिन्न भिन्न पदों के संयोग में जो संयुक्त रूप से निष्पन्न होता है वह पद संहिता, तथा विभिन्न जो वर्णों के संयोग से जो मेल को वर्ण संहिता भी कहा जाता है। अब जो संहिता संज्ञा के लिए सूत्र प्राप्त होता है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। क्या कह रहे हैं कि वृत्ति पर परः सन्निकर्षः संहिता, क्या कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात कि वर्णों के अत्यंत सन्निधि या समीप्य की संहिता संज्ञा होती है। अब इस सूत्र में पर शब्द का अर्थ और प्रयोजन, ये जो परः है इस शब्द का अर्थ और प्रयोजन क्या होता है, तो संहिता इस महासंज्ञा में पर शब्द जो है एक विशिष्ट अर्थ का बोधक है। पर शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, तथापि यहाँ पर हमें ये अतिशय अर्थ में ग्रहण किया गया इसका अर्थ। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि हैं, इन ग्रंथों में भी श्रेष्ठ या अतिशय के रूप में ही इस अर्थ का प्रयोग प्राप्त होता है। और भी अन्य ग्रंथों में इसी अर्थ में ही इसका ग्रहण होता है। और जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष शब्द का अर्थ, सन्निकर्ष शब्द का अर्थ है कि सन्निधि या समीपता, किसी के बहुत समीप होने की अवस्था जो है वो सन्निधि होती है। और अन्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशिति अर्थ का ग्रहण किया, क्योंकि संश्लेषण और वर्णों में असंभव है। संश्लेषण एक काल में ही होता है और वर्णों का क्रम में उच्चारण होने के कारण उसमें प्रध्वंस आ जाता है, इसलिए यहाँ संश्लेष अर्थ का ग्रहण नहीं हो सकता है। वर्णों के जो उच्चारित प्रध्वंसी होने के कारण एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते, फिर भी उच्चारण करने में बुद्धिगत जो है वो इसमें सामीप्य हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सन्निकर्ष का अर्थ जो है वो सामीप्य। अब यहाँ संहिता का आशय अर्धमात्रा के काल के व्यवधान से रहित पूर्व व पर वर्णों का जो सामीप्य या सानिध्य से है। और महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों में भी इसके लिए शब्द अविरामः, शब्द अविरामः ऐसा कहकर प्रयोग किया गया है कि शब्दों में जो विराम का ना होना ही संहिता है, या प्रोक्ता द्वारा बिना रुके जो वर्णों का उच्चारण या लेखन है उसकी संहिता संज्ञा होती है। कि जो काल के व्यवधान से रहित हो, जो वर्णों का पौरपार्य या एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण का आना ही वही संहिता है, ऐसा इसमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि संहिता नित्य व वैकल्पिकता, कहाँ पर संहिता नित्य होगी और कहाँ पर संहिता वैकल्पिक आधार पर होगी। तो पाणिनीय व्याकरण में 3 संहिता जो अधिकार हैं और तीनों ही स्थान पर संहिता नित्य है। जहाँ जहाँ नित्य है वहाँ वहाँ संधि भी नित्य है। तो क्या कहते हैं कि संहिता एक पदे नित्या, नित्य धातु उपसर्गय हो, नित्य समासे वक्यतुषा विवक्षाम अपेक्षते।
कि जो संहिता शब्द है वो संधि परक है। एक खंड पद में अथवा जो प्रतिपादक या धातु के साथ विभक्ति या दूसरे प्रत्यय का योग होने पर संधि जो है वो नित्य होती है। जैसे हम रामौ लिखते हैं, राम धन औ, ऐसे रामौ, यहाँ पर पदगत जो रामौ ऐसे शब्द बन जाता है रामौ, तो यहाँ पर संधि नित्य है। और धातु में जैसे भू धातु हम पढ़ते हैं, भवती जैसे लट लकार के प्रथम पुरुष में बनता है, तो क्या आता है कि भो धन अ धन ती, यहाँ पर भवती रूप सिद्ध होता है। और उपसर्ग में कैसे पढ़ते हैं हम कि उपैति, उपैति, उपधन एति, एति, उपेति, ऐसे। और समास में भी जो संधि है वो नित्य प्राप्त होती है। समास पद ये विधि है जिसमें पदों का समास होता है परंतु उन्हें बिना संधि के उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे दैत्य आरी, दैत्य धन आरी, यहाँ दैत्य और आरी का बिना संधि के उच्चारण नहीं किया जा सकता, परंतु वाक्य में एक पद की दूसरे पद के साथ संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। अगर वक्ता को कहाँ विराम इष्ट है और कहाँ नहीं, जहाँ विराम होगा अर्थात संहिता नहीं होगी वहाँ संधि भी नहीं होगी। जैसे हम इति अपि को पढ़ते हैं कि इति धन अपि, इति अपि, और फिर जब इसका संयोग हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं इत्यपि, इकार को यकार, ऐसे। तो इस प्रकार हम संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि संहिता वो जो संधि है दोनों में सूक्ष्म भेद है। संहिता के विषय में जो आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया है वह एक संज्ञा सूत्र है और दो वर्णों के मध्य में बिना काल व्यवधान अर्थात अर्धमात्रा काल के व्यवधान से अधिक न हो तो उन दोनों वर्णों के मध्य संहिता होती है। संहिता संज्ञा करने के उपरांत ही संधि आदि कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी संहिता संज्ञा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।